अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट नंबर 2 जो कि लेक्चर नंबर 1 होम्योस्टैसिस का ही टेस्ट है। एक लेक्चर हुआ है और इससे पहले हमने एक टेस्ट भी डिस्कस किया और ये दूसरा टेस्ट है। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड अपने टेस्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, the protection of internal environment from the harms of extreme temperature in external environment is called as। तो सही ऑप्शन है इसकी, चूंकि टेम्परेचर की बात हो रही है तो इसकी सही ऑप्शन है थर्मो रेगुलेशन। बाकी तीन जो मैकेनिज्म है वो यकीनन होम्योस्टैसिस के ही हैं, उसके मैकेनिज्म है। और लेकिन यहां पर जो हमारी बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर की वजह से। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, एस्मो रेगुलेशन, और ये होम्योस्टैसिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, पिक अप वन विच फ्लक्चुएट विदाउट प्रोटेक्शन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऐसा जहां कोई कंट्रोल सिस्टम ना हो, विदाउट एनी प्रोटेक्शन है, तो यकीनन आपने जवाब सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है बीटा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो अल्फा है वो इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो प्रोटेक्शन के साथ होती हैं। और चार्ली है इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर, ये सारे ही इनसाइड द बॉडी हैं, ये सारे कंट्रोल सिस्टम के जरिए रेगुलेट होते हैं। सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक ऐसी जगह है जहां पर जो कोई तब्दीली आती है वो ब्रॉडर रेंज में आती है। क्वेश्चन नंबर 3, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस अकर्स व्हेन आवर बॉडी सफर्स फ्रॉम, यानी कांपने से जो जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है, यानी हीट जनरेट होती है, वो कब होती है? जब हमारे जिस्म को क्या होता है, सफर्स फ्रॉम नेट लॉस ऑफ हीट। इसमें जो चार्ली सही ऑप्शन है, नेट लॉस ऑफ हीट। अल्फा जो है नेट लॉस ऑफ वाटर, नहीं, उसका ताल्लुक नहीं। बीटा नेट गेन ऑफ वाटर, उसका भी ताल्लुक नहीं। डेल्टा नेट गेन ऑफ हीट, उसका भी इससे ताल्लुक नहीं, फिर बॉडी ओवर हीटेड हो जाएगी। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस तो तब होता है जब जिस्म के अंदर तवानाई कम हो और एनवायरनमेंट उसका कोल्ड हो। तो लिहाजा सही ऑप्शन इसका जो है वो चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइप ऑफ होम्योस्टैसिस दैट ऑलवेज इन्वॉल्व लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। अब यहाँ लॉस ऑफ वाटर जो है ना बेटा, यहाँ आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। आप चूंकि दोनों ऑप्शंस की तरफ सोच रहे होंगे, एक बीटा है ऑस्मो रेगुलेशन और एक डेल्टा है एक्सक्रीशन। इसका करेक्ट आंसर तो डेल्टा है, एक्सक्रीशन, बीटा नहीं है। लेकिन इसकी तफसील मैं आपको बताता हूं कि होम्योस्टैसिस में लॉस ऑफ वाटर है, यानी वाटर का इसमें हमेशा लॉस होता है। ये कीवर्ड है, उसको आपने अंडरलाइन करना है कि लॉस ऑफ वाटर है। और लॉस ऑफ वाटर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन में होता है, जबकि ऑस्मो रेगुलेशन है उसमें लॉस एंड गेन ऑफ वाटर भी है, और उसमें दोनों कंडीशंस हैं। लिहाजा बीटा ऑप्शन नहीं हो सकता सही। इसका ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। अल्फा और चार्ली भी इसका ऑप्शन नहीं है। इसके लिए अगर आपको याद हो तो आप जानते हैं कि 1 ml अगर 1 ग्राम यूरिक एसिड अगर निकालना हो तो उसको भी 1 ml वाटर चाहिए, और यूरिया और अमोनिया निकालने के लिए भी वाटर चाहिए। यानी जो एक्सक्रीशन है उसमें हमेशा वाटर लॉस होगा। तो इस बात को जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, होम्योस्टैसिस मींस कीपिंग इन इंटरनल एनवायरनमेंट। अब उसकी डेफिनेशन से है कि सही ऑप्शन इसके अंदर है बीटा, रिलेटिवली कांस्टेंट, यानी कि ना उसमें ज्यादा ब्रॉडर चेंज नहीं आएगी होम्योस्टैसिस में, और तब्दीली होगी जरूर लेकिन नैरो रेंज में होगी। एब्सोल्युटली कांस्टेंट ये भी नहीं हो सकता अल्फा, क्योंकि ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता। और चार्ली है एब्सोल्युटली फिक्स्ड, ये भी नहीं हो सकता, फिर तो एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली इंसान जानवर महसूस ही ना करे। डेल्टा मैसिवली फ्लक्चुएटिंग, बहुत बड़ी तब्दीली है, ये भी नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन है हमारे पास बीटा, रिलेटिवली कांस्टेंट या फेयरली कांस्टेंट, जो बात लिखी जाती है वही सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, यूरिथ्रा एम्प्टीज नियर द ब्लैंक इन फीमेल्स और थ्रू द ब्लैंक इन मेल्स। तो इसका सही ऑप्शन है चार्ली, कि यूरिथ्रा एम्प्टीज नियर द विजाइना इन फीमेल्स एंड थ्रू द पीनस इन मेल्स। चार्ली सही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन जो है वो सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7, इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस मेनली ब्लैंक इंक्रीज इन नंबर, कि जब बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है तो कौन से सेल्स बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए ध्यान में रखना है कि WBCs, क्योंकि उन्हें हम इम्यून सेल्स कहते हैं और WBCs का नाम ही ल्यूकोसाइट्स है। और एरिथ्रोसाइट आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को, और ओस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका, द करेक्ट ऑप्शन बीटा ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन नंबर 8, होम्योस्टेसिस ब्लैंक इन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, कि क्या करती है? 4 ऑप्शन है। अल्फा, लोअर्स द टेम्परेचर, होम्योस्टेसिस लोअर द टेम्परेचर इन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ और एन ऑर्गेनिज्म, नहीं लोअर करेगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। बीटा, लोअर्स द वाटर पोटेंशियल, इससे भी जानदार मर जाएगा, दोनों ऑप्शन ठीक नहीं है। चार्ली, लोअर्स द सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो जाएगा फिर भी सर्वाइवल होम्योस्टैटिकली नहीं रहेगी, ये भी करेक्ट नहीं है। तो हमारा सही जवाब है डेल्टा, लोअर्स द फ्लक्चुएशन, यानी जो तब्दीली है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रही है उसके रिस्पॉन्स में जो तब्दीली इनसाइड द सेल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएगी वो नैरो रेंज में आएगी, इसीलिए वो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म पर कायम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, adaptation to lower level of range in dry conditions and to higher level of range in abundant supply of water is, अब यहां दोनों बातें हैं, दोनों कंडीशंस हैं, हायर लेवल ऑफ रेंज इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर और दूसरा ड्राई कंडीशंस भी हैं। तो इसका मतलब क्या है? वाटर गेन एंड लॉस। स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझ आना चाहिए कि इसका मतलब है वाटर गेन एंड लॉस। उस गेन एंड लॉस के लिए तो ऑप्शन आपके जहन में आ गई होगी, दैट इज चार्ली ऑस्मो रेगुलेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट ऑफ ब्रेन एसोसिएटेड विद थर्मोरेगुलेशन इज कॉल्ड, क्योंकि इसको हम कह देते हैं थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी या थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, दैट इज हाइपोथैलेमस। बीटा सही ऑप्शन है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर टेम्परेचर को यानी 37 जो सेट पॉइंट है उससे अबव और लो हो जाए तो उसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। तो इसका सही ऑप्शन है बीटा, हाइपोथैलेमस। बाकी जो थैलेमस है आप जानते हैं दैट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशंस टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम, और लिम्बिक सिस्टम के बारे में आप जानते हैं कि वर्क्स टुगेदर टू प्रोड्यूस आवर मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, तो वो भी ये जवाब नहीं है। और हिपोकैम्पस का ताल्लुक तो मेमोरी से है। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव नो लिंक विद एक्सक्रीशन, तो 4 ऑप्शन है। यूरिथ्रा, इसका ताल्लुक है क्योंकि एक्सक्रीशन के नतीजे में क्या होता है, यूरिन पैदा होती है और यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है यूरिथ्रा। बीटा, विजाइना, विजाइना का ताल्लुक जो है वो रिप्रोडक्शन से है, इसका यूरिनरी सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। और चार्ली जो है वो यूरिटर्स, उसका भी यूरिनरी सिस्टम से ताल्लुक है, एक्सक्रीशन से ताल्लुक है, और यूरिनरी ब्लैडर का भी। यानी कि 3 चीजें हैं जो यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है और तीनों ही काम करती हैं एक्सक्रीशन का। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बची है बीटा, विजाइना, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये उसका एमसीक्यू का सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 12, इन मैमल्स ब्लैंक हैव बीन अडेप्टेड फॉर थर्मो रेगुलेशन, कि मैमल्स के अंदर कौन सा ऑर्गन है जो थर्मो रेगुलेशन को कंडक्ट करता है, दैट इज स्किन। सही आंसर हमारा है डेल्टा, स्किन। लीवर आप जानते हैं एक्सक्रीशन के लिए चीफ मेटाबॉलिक सेंटर है, इसी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठी होती है और किडनी जो है वो ब्लड फिल्टर करते हैं। तो लिहाजा हमारा सही आंसर जो है या करेक्ट ऑप्शन इज अ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13, वेज़ोडाइलेशन इज अ पार्ट ऑफ, किसका हिस्सा है, किसकी ये स्ट्रेटेजी है? तो हमारा सही जवाब है चार्ली, थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी। यानी वेज़ोडाइलेशन और वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं खून की नालियों के डायमीटर को बढ़ जाने को, यानी कि ब्लड सप्लाई बढ़ानी है तो वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, अगर किसी जगह पर ब्लड सप्लाई रोकनी है, रिड्यूस करनी है तो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो लिहाजा इसका ताल्लुक है थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी से, बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन है चार्ली, थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन एक्सेप्ट, यानी जितनी स्ट्रक्चर्स हैं सबका ताल्लुक एक्सक्रीशन यानी यूरिनरी सिस्टम से है, कोई एक चीज ऐसी है जिसका ताल्लुक एक्सक्लूसिवली नहीं है एक्सक्रीशन से। तो वो हम देखते हैं कि
4 ऑप्शन दी गई हैं, यूरेटस, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और नेफ्रॉन। तो इसमें सही जवाब हमारा जो है वो बीटा है, यूरिथ्रा, क्योंकि उसका एक्सक्लूसिवली नहीं है। क्यों एक्सक्लूसिवली क्या है, जो बिल्कुल उसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है, किडनी हिस्सा लेती है, नेफ्रॉन यूरिन बनाती है, किडनी के अंदर जमा होती है, वहां से यूरेटर्स यूरिनल ब्लैडर में लेकर आते हैं, यूरिनल ब्लैडर जो है वहां पे आर्जी तौर पर स्टोर रहती है, तो यूरिनल ब्लैडर से यूरिथ्रा के जरिए वो जो है यूरिन जिस्म से बाहर जाती है, तो वहां तक उसका डायरेक्ट कोई उससे ताल्लुक नहीं है। और अगर इन केस आप मेल देखें तो मेल के अंदर यूरिथ्रा जो है, ह्यूमन मेल के अंदर यूरानोजेनिटल डक्ट भी कहलाता है, तो इसका एक्सक्लूसिवली उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बीटा। क्वेश्चन नंबर 15, डायरोयूरेसिस कैन बी चेक्ड बाय द एक्शन ऑफ। अब ये 4 हार्मोन दिए गए हैं, इनमें से आप जानते हैं कि 2 हार्मोन ही है, चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस यूरिन प्रोडक्शन से है, एक एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, और दूसरा एल्डोस्टेरोन है। तो हमारा सही जवाब आप जान गए होंगे, दैट इज एडीएच बीटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करेगा और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द स्ट्रक्चर इंडिकेटेड बाय ए इन फिगर गिवन बिलो। 4 ऑप्शन है बेटा, अल्फा कॉर्टेक्स, बीटा मेडुला, चार्ली रीनल पैरामिड, डेल्टा रीनल हाइलेस। ये जो 4 नाम है और जो उसने पूछा है, और बी सी डी ई एफ जी एच जितने ये लेबलिंग की हुई है, मैं इसकी डिस्कशन के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है इस वक्त व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ये किडनी की है। तो किडनी को अगर आप देखें तो किडनी का ये हिस्सा जो है बाहर वाला, ये कहलाता है कॉर्टेक्स, और जिसके अंदर ये बने हुए हैं रीनल पैरामिड्स, ऐसे ये जो रीनल पैरामिड्स बने हुए हैं जिसके अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं ये सारे का सारा मेडुला, और बाहर वाला रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स। और मेडुला के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है पैरामिड, रीनल पैरामिड, ये इनके मेडुला रीजन के अंदर होती है, जिसके अंदर आकर ये सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं और सारा फिर यूरिन इस पेल्विस में जमा हो जाता है, यानी यूरिन कलेक्शन के लिए है ये। तो उसने जो हमारे पास एग्जामिनर ने जो बात पूछी है वो पूछी है कि ए जो है वो कौन सी चीज को, किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रीनल पैरामिड, वो रीनल पैरामिड को। तो हमारा सही जवाब जो है वो चार्ली है, सही ऑप्शन जो चार्ली है, रीनल पैरामिड। और बाकी जो नाम लिखे हुए हैं उसको भी अगर आप गौर करें तो जो नाम डायग्राम में लिखे हुए हैं एमसीक्यू में, उसमें जो बी है वो कॉर्टेक्स है, सी को आप मेडुला लिखें, डी को आप रीनल हाइलेस लिखें, और ई को रीनल आर्टरी, और एफ को रीनल वेन, जी को रीनल पेल्विस, और एच को यूरेटर्स। यानी जो एमसीक्यू के अंदर डायग्राम दी गई है, जो मैंने आंसर और लेबलिंग बताई है, उसके मुताबिक आप उसको लेबल कर लें। बहरहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो रीनल पैरामिड चार्ली। तो क्वेश्चन नंबर 17, द रूट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनीज टू आउटसाइड द बॉडी इज। आपने स्टेटमेंट की तरफ गौर करना है कि बॉडी कहां से, फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड द बॉडी, कि जो पेशाब है वो कहां बन के जिस्म से कैसे बाहर आता है, तो उसका रास्ता आपने बताना है। तो ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए जो है किडनी, यूरेटर्स, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, ये हमारा सही ऑप्शन है अल्फा। बीटा को अगर आप देखें कि पहले आ गया यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर पहले आने की वजह से ये ऑप्शन सारी गलत होगी। जो नंबर 3 है चार्ली, किडनी बात ओके होगी थी, आगे आ गया यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आने की वजह से ये तरतीब भी खराब होगी, क्योंकि किडनी के बाद आना चाहिए यूरेटर्स, यूरेथ्रा तो यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन होगी। डेल्टा जो है किडनी, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, और यूरेटर के बाद यूरेथ्रा आ गया है, तो ये बात भी रॉन्ग होगी, तो ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा सही जवाब 17 एमसीक्यू का जो है वो अल्फा है, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द ब्लड कैपिलरीज हैविंग आर्टरियोल्स एट देयर बोथ एंड्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको जरा देखते हैं हम
डायग्राम के अंदर जो मैंने ग्लोमेरुलस और बोबेन कैप्सूल बनाया है कि इसका मतलब जो स्टेटमेंट उसने दी है कि नेम द ब्लड कैपिलरीज, कि उन कैपिलरीज का नाम बताएं जिनकी दोनों साइड्स पर जो है वो आर्ट्रियोल्स ही हों, हालांकि वेन्स कोई ना हो। तो इसको समझने के लिए जरा डायग्राम की तरफ देखते हैं कि अगर ये देखें डायग्राम, तो डायग्राम इस रीजन में ये जो मेडुला रीजन है और यहां पर है, यहां पर इसकी ये पाई जाती हैं ऐसे, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसके साथ यूं करके ऐसे ये हैं नेफ्रॉन्स। अगर एक नेफ्रॉन को देखें तो उसकी जो नेफ्रॉन की डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, वो नेक्स्ट मैंने स्लाइड पर बनाई है। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और इस एमसीक्यू के बारे में जानने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये नेफ्रॉन है जो आपका एमसीक्यू एग्जामिनर ने पूछा है कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जिसकी दोनों साइड्स पर आर्टेरियोल ही है। तो वो हमारे पास जो जवाब आता है दैट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को अगर आप देखें तो इसके अंदर लाने वाली जो खून लाने वाली नाली है उसको कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। और जब ब्लड यहां से निकलता है यानी कि यहां इसको लीव करता है तो उस वक्त जो नाली होती है खून की उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। यानी हमारा जवाब क्या होगा कि ग्लोमेरुलस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको ब्लड सप्लाई करने वाली नाली भी आर्टेरियोल है और ब्लड जो लीव कर रही है, ब्लड लेके आगे जा रही है, वो भी आर्टेरियोल है। तो हमारा जो सही ऑप्शन जो है वो इसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, बीटा ऑप्शन है। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर अगर आप 19 देखें तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स व्हेन पासिंग थ्रू अ ब्लैंक। आगे 4 ऑप्शन कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां होती है जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास करता है उसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। तो उस नेफ्रॉन के वही हिस्से हैं, अल्फा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, बीटा डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, चार्ली डिस्टल ट्यूब्यूल और डेल्टा है असेंडिंग लूप ऑफ एनले। तो हमारा सही जो जवाब है वो है अल्फा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को अगर आप देखें तो मैंने व्हाइट बोर्ड पर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को जो है वो लिखा हुआ है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कॉजेस फॉलोइंग थिंग्स एक्सेप्ट। यानी काउंटर करंट जो मल्टीप्लायर है जिसको कल हमने डिस्कस किया था कि उसकी वजह से कौन सी चीजें ज्यादा होती हैं और कॉज फॉलोइंग थिंग्स एक्सेप्ट एक नहीं होती, बाकी सारी चीजें काउंटर करंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑप्शन ए है ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक टू किडनी। ये बात भी दुरुस्त है, ऐसे ही होता है। फिर अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट वो भी चेंज होती है। चार्ली ग्रेजुअल इंक्रीज इन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, ये भी बात ठीक है। जो उसने एक्सेप्ट पूछा था जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर से ताल्लुक नहीं रखता, वो क्या था, ग्रेजुअल इंक्रीज इन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम मेडुला टू आउटर कॉर्टेक्स। यानी मेडुला टू आउटर कॉर्टेक्स ऐसा नहीं होता। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के मुताबिक जो जिसमें उसने एक्सेप्ट पूछा है वो जवाब है डेल्टा, यानी ग्रेजुअल इंक्रीज इन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। चैप्टर एमसीक्यू नंबर 20 का एमसीक्यू नंबर 21 या क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन इज एन इंडिकेशन ऑफ। यानी कि यूरिन कंसंट्रेट पैदा हो रही है तो ये किस बात की अलामत है। तो यकीनन आपके जहन में ऑप्शन आई होगी अल्फा, कि वाटर कंस्टेंट टू द बॉडी, कि जो प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन है उसका मकसद ही हमारे किडनीज का ये है कि पानी को बॉडी के अंदर कंजर्व करना और कंसंट्रेटेड यूरिन को पैदा करना। अगर जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाए तो हमेशा कंसंट्रेटेड यूरिन ही बनेगी। दैट्स व्हाई अल्फा ऑप्शन है, बाकी जो है वो हमारे ऑप्शंस नहीं है। 21 22, फॉलोइंग आर द अबाउट ट्रू अबाउट डायलाइजर एक्सेप्ट। यानी 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन डायलाइजर के बारे में ठीक होंगी, एक ऑप्शन जो है वो डायलाइजर के बारे में ठीक नहीं है। तो आपने वो बतानी है जो डायलाइजर के बारे में ठीक नहीं है। तो अल्फा पे देखते हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल किडनी, ये उसके बारे में बात ठीक है।
बीटा, इट हैज टू स्पेसेस सेपरेटेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, ये बात भी ठीक है, उसके हिसाब से डायलाइजर के हिसाब से ट्रू है। इट यूजेस डायलाइजर फ्लूइड, ये भी ट्रू है। जो ट्रू नहीं है वो क्या है, इट यूजेस अ लिविंग मेम्ब्रेन, ये लिविंग मेम्ब्रेन इस्तेमाल नहीं करता, नॉन लिविंग मेम्ब्रेन इसमें होती है, लिविंग मेम्ब्रेन तो सिर्फ पेरिटोनियल डायलिसिस में इस्तेमाल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है वो डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, स्टोन फॉस्फेट्स आर फॉर्म्ड एंड ट्रैप्ड इन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टोन जो हैं वो कहां बन जाते हैं किडनी के अंदर, कि फॉस्फेट के जो स्टोन्स हैं, अल्फा कॉर्टिकल एरिया, बीटा मेडुला एरिया, मेडुलरी एरिया, चार्ली पेल्वस एरिया और डेल्टा है ग्लोमेरुलर एरिया। तो हमारा जो सही जवाब है कि जो स्टोन बनते हैं किडनी के अंदर वो पेल्विस एरिया में बनते हैं, चार्ली में, किडनी में। हाँ, यूरेटर बाहर होती है उनके अंदर बन सकते हैं, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर भी बन सकते हैं। जब बात स्टोन फॉस्फेट की ट्रैप्ड इन कि कहां जो वो फंस जाते हैं, बन जाते हैं, तो वो बनते हैं पेल्विस एरिया में, तो पेल्विस एरिया में वो ट्रैप हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का चार्ली, पेल्विस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, फनल लाइक प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेटर इज कॉल्ड। अगर आप उसको देखें कि यूरेटर का जो फनल पार्ट है जो किडनी के साथ अंदर जाके लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। तो हमारा सही जवाब जो है वो चार्ली है, रीनल पेल्विस। और रीनल पैरामिड, रीनल हाइलेस और रीनल मेडुला हमारा सही जवाब नहीं है। यूरेटर का फूला हुआ वो हिस्सा जो किडनी के अंदर होता है उसको रीनल पेल्विस ही कहते हैं। तो इसका सही जवाब है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 25, द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इज। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान का जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है यूरिया। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड यूरियोटैलिक एनिमल्स। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, जिन जानवरों में, जिन एनवायरमेंट में जिस टाइप का बनता है उसकी टाइप की बुनियाद पर, यानी नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बुनियाद पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको 3 ग्रुप में ही तकसीम किया गया है। तमाम वो जानवर जो अमोनिया को खारिज करते हैं एज एन नाइट्रोजनस, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, दोज आर कॉल्ड अमोनोटैलिक एनिमल्स। और वो एनिमल्स जो यूरिया को खारिज करते हैं एज अ चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड यूरियोटैलिक। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो यूरिक एसिड को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट खारिज करते हैं, तो उनको हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। तो क्वेश्चन नंबर 26, फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट यूरिथ्रा एक्सेप्ट, कि यूरिथ्रा के बारे में कौन सी बात ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है। तो 4 ऑप्शन में 3 ठीक होगी और 1 ठीक नहीं होगी। देखते हैं यूरिथ्रा के बारे में जो कितनी बातें ट्रू हैं और 1 ट्रू नहीं है। अल्फा, इट इज यूज्ड टू एक्सपेल यूरिन इन ह्यूमन मेल, ओके ट्रू है ये। इट इज यूज्ड टू एक्सपेल यूरिन इन ह्यूमन फीमेल, ये बात भी दुरुस्त है, ठीक है। यानी अल्फा ऑप्शन भी ट्रू है, बीटा भी ट्रू है, चार्ली। इट प्लेस अ जेनिटल रोल इन ह्यूमन मेल, यस ये बात भी ठीक है। अब 3 बातें उसकी ठीक हैं, तो एक ही बची जो उसने पूछी थी, वो थी डेल्टा, इट प्लेस अ जेनिटल रोल इन ह्यूमन फीमेल्स। नो, ये ह्यूमन फीमेल्स में जेनिटल रोल प्ले नहीं करता, सिर्फ यूरिन पास करने के लिए होता है, लिहाजा ये ऑप्शन गलत है और गलत ही उसने पूछी थी। तो हमारे हिसाब से, एमसीक्यू के हिसाब से जो 26 है उसका सही जवाब है डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 27, ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम अ किडनी बाय। अब इसको अगर आप देखें कि ब्लड सप्लाई किडनी के अंदर पूछी उसने, तो किडनी के अंदर जब ब्लड सप्लाई पूछी है तो इस ब्लड सप्लाई को मैंने जो स्लाइड नंबर 2 थी पिछली स्लाइड पे, इसकी डायग्राम बना के इसकी जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन बनाई है। चलिए डियर स्टूडेंट्स उस डायग्राम को दोबारा उस बोर्ड पर जाकर देखते हैं। तो यहां पर जो किडनी है इसको जो सप्लाई कर रही है नाली खून की, उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इससे लेकर जा रही है उसको हम कहते हैं रीनल वेन। रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ये रीनल वेन है। तो वो ये है ब्लड सप्लाई, रीनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है किडनीज को, और जो रीनल वेन है वो उसके अंदर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस लेकर जाती है।
अब ये इसकी ब्लड सप्लाई है, और वो एरिया ये जहां पर ये चीजें अंदर इसके दाखिल हो जाती हैं उसके किडनी के, इसको हम कहते हैं हाइलस। हाइलस यानी वो डिप्रेशन एग्जिट जिसके जरिए जो खून की नालियां हैं, चाहे लिम्फेटिक सिस्टम है, चाहे नर्व्स हैं, वो किडनी के अंदर दाखिल भी होती हैं और निकलती भी हैं। आप कह लें कि सिंपल कह लें कि जो किडनी का दरवाजा है उसको हम हाइलस कहते हैं। तो ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम अ किडनी बाय रीनल वेन, हमारा सही ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 28, द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ किडनी इज, अब तो आपको सही ऑप्शन फौरन पता चल गया होगा, दैट इज अल्फा रीनल हाइलस एग्जिट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 29, following substances are reabsorbed from glomerular filtrate in proximal tubule except, यानी जो नेफ्रॉन के अंदर प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट होती है वो किन किन की होती है, यानी उसने उस कंपोजिशन के बारे में पूछा है जो रीअब्जॉर्ब्ड होती है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और एक चीज की नहीं होती। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो नहीं होता? चार ऑप्शंस है, हम पढ़ लेते हैं। अल्फा ग्लूकोज जी, ये रीअब्जॉर्ब होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जरिए। अमीनो एसिड्स ये भी रीअब्जॉर्ब होते हैं, और चार्ली यूरिया ये बहुत लीस्ट होता है लेकिन प्रोक्सिमल में तो नहीं होता, नेक्स्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में होता है, और डेल्टा जो है वो वाटर है। तो वाटर तो रीअब्सॉर्ब जो है वो वहां पर होता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन जो पूछा गया, इसके मुताबिक जो जवाब है वो चार्ली है, यूरिया, कि यूरिया प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब नहीं होता, वो आगे नेफ्रॉन के बाकी हिस्सों में रीअब्सॉर्ब होता है, स्पेशली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। तो हमारा इस क्वेश्चन के मुताबिक जो सही ऑप्शन उसने पूछी थी एक्सेप्ट वाली, वो है चार्ली यूरिया। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंडिकेट्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट जहां भी आ जाएगा ना, तो चार ऑप्शंस में हमेशा स्टूडेंट्स बात याद रखनी है कि तीन तो ठीक होगी, एक उसने पूछी है मां सिवाय, यानी इसके अलावा, तो तीन ऑप्शन तो ठीक होंगी कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी ज्यादा पेशाब का वॉल्यूम, यानी लीटर, आधा लीटर है तो 2 लीटर हो गया, 3 लीटर हो गया। इंडिकेट्स वो जाहिर करता है फॉलोइंग कंडीशंस, लेकिन एक बात उसमें ठीक नहीं है। हम पढ़ते हैं अल्फा ओवर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ये तो बात ही गलत है कि मोर एडीएच कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, अगर वो ज्यादा वॉल्यूम और डाइल्यूटेड यूरिन है और तो फिर एडीएच तो नहीं होगा, तो ये बात तो गलत है। चलिए, ये गलत ही उसने पूछी थी जो एक्सेप्ट में थी। इस स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो अल्फा है, ओवर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। हम बाकी तीन भी डिस्कस करते हैं कि हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स नहीं, अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच नहीं, और अंडर सिक्रीशन और चीज होती है। अब वो देखें, ओवर सिक्रीशन है, ये अंडर सिक्रीशन है, तो इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। 30 का सही ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा है। तो 31 का जो एमसीक्यू है, 31 एमसीक्यू के यूरिटरल ऑरिफिसेस अलाउ द एंट्री ऑफ यूरिन फ्रॉम, जो यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं वो क्या करते हैं कि यूरिटरल ऑरिफिसेस, वो यूरिटरल के सुराख अलाउ द एंट्री ऑफ यूरिन, यूरिन को दाखिल होने की इजाजत देते हैं फ्रॉम, कहां से? यूरिटर्स टू यूरिनरी ब्लैडर। ये सही जवाब है हमारा, सही ऑप्शन है अल्फा कि यूरिटर टू यूरिनरी ब्लैडर। जो बाकी तीन ऑप्शंस हैं जिसमें यूरिनरी ब्लैडर टू यूरिटर्स, ये उलट है, ये नहीं, और चार्ली जो है यूरिनरी ब्लैडर टू यूरिथ्रा, ये नहीं, डेल्टा जो है यूरिथ्रा टू यूरिनरी ब्लैडर, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। यूरिटर्स रिसीव्स द यूरिन फ्रॉम किडनी एंड पोर इट डाउन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरिटरल ऑरिफिसेस, ये आपकी बुक में लाइन, और फिगर में भी ये बात जो है, जहां ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या आप कह ले ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी जो सारी डायग्राम दी गई है वहां पर इसको मेंशन भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ किडनी डिपेंड्स अपॉन एड्रिनल ग्लैंड्स, कि आप बताएं
कि जो किडनीज का फंक्शन है, कौन सी एक्टिविटी है, वो आप जान गए होंगे, आपके जहन में फौरी तौर पर आ गया होगा, वो आया होगा सोडियम अपटेक का, एल्डोस्टेरॉन का, यानी सॉल्ट्स का। तो इसमें चारों ऑप्शन देख लेते हैं। 32 की रिटेंशन ऑफ वाटर, पानी को रोके रखना, ये नहीं है। रिटेंशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स को रोकना, ये फंक्शन जरूर है। यूरिन फॉर्मेशन, ये भी उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। ट्यूबुलर सिक्रीशन का भी उससे ताल्लुक नहीं है। तो 32 क्वेश्चंस का जो सही जवाब है वो है रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स। किस तरीके से? रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स है ड्यू टू एन हार्मोन दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन कहां से निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड्स। इस तरीके से एड्रीनल ग्लैंड्स जो है वो अपना एल्डोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स करता है। तो इस तरीके से जो जवाब है हमारा 32 का वो है बीटा, रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 33, एक्टिव अपटेक ऑफ वाटर अकर्स इन, यानी अब वाटर की बात हो रही है कि एक्टिव अपटेक ऑफ वाटर, एनर्जी के जरिए पानी जानबूझकर किसी ना किसी कंट्रोलर के जरिए पानी को बाहर निकालना है, तो वो कहां से होता है? 4 हिस्से हैं अगर आप देखें तो। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और अगर इसी तरीके से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, चार्ली है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं। और डेल्टा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो आप जानते हैं कि जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है उसके ऊपर आकर अगर आप देखें तो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है वो नेक्स्ट स्लाइड पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं ताकि हम जो एडीएच है उसकी एक्टिव साइट का अंदाजा लगा सकें और इसका जवाब ढूंढ सकें। जी डियर स्टूडेंट्स, ये जो है नेफ्रॉन है, इसके अंदर जिसे हम यूरिन कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं उसका नाम मैंने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रखा है। इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर ही जो है एडीएच वो आता है, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। वो हार्मोन इसके ऊपर एक्ट करता है और यहां से एक्टिव अपटेक यानी कि वाटर की फाइनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। और वाटर की ये जो एक्टिव अपटेक है वाटर की, यही डेफिनेटली जो है कंसंट्रेशन तय करती है यूरिन की, कि यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होगी या डाइल्यूटेड होगी। कहने का मतलब ये है कि एडीएच इसके ऊपर एक्ट करता है तो रिटेंशन ऑफ वाटर होती है। जो पिछला एमसीक्यू था वो हमने जब सोडियम रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स पढ़ा था तो वो इसके ऊपर पढ़ा था रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन, कि जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स एंड एक्टिंग ऑन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर होगा। तो इसका इसका जो जवाब है वो अगर आप देखें तो 33 का जो सही जवाब है वो है चार्ली, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, इन लिथोट्रिप्सी किडनी स्टोन्स आर रिमूव्ड थ्रू, यानी कि जो लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक्स है जिसके जरिए किडनी स्टोन्स को क्रश किया जाता है और वो कैसे निकलते हैं जिस्म से। तो इन लिथोट्रिप्सी द किडनी स्टोन्स आर रिमूव्ड थ्रू यूरिन, क्योंकि वो छोटे छोटे जरे बन जाते हैं रेत के, और रेत के जरे बन के वो यूरिन के जरिए ही वापस बाहर चले जाते हैं। तो फिसेस, स्वेट और मशीन, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लिहाजा हमारा सही जवाब जो है 34 का जो है वो अल्फा है, यूरिन। 35, मिनिमम नंबर ऑफ किडनी स्टोन्स पेशेंट सफर फ्रॉम, यानी कि जो जिनके गुर्दे खराब होते हैं उनमें से कौन से मरीज हैं जिनमें ये बीमारी जरा कम पाई जाती है। मिनिमम नंबर ऑफ किडनी स्टोन्स, यानी किडनी स्टोन जिन लोगों के अंदर बनते हैं उनमें कम से कम स्टोन क्या बनते हैं। तो आपके जहन में अगर याद हो तो वो ऑप्शन आ गई होगी 70%, 15% और 10%। तो इसमें जो कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स थे वो ज्यादा होते हैं, और जो मिनिमम है 10% वो है यूरिक एसिड टाइप स्टोन, और वो हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो चार्ली है। बाकी तीनों का अलग से ताल्लुक है, उनकी परसेंटेज अलग है, और कोलेस्ट्रॉल टाइप जो स्टोन है वो यकीनन उसके अंदर पाए जाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। तो 36 एमसीक्यू,
द फिल्ट्रेट अपेयरिंग इन द बोमेंस कैप्सूल नॉर्मली लैक्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको स्टूडेंट अगर आप देखें डायग्राम पर, तो ये जो ग्लोमेरुलर है, इसके बाद ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर जो चीज आ जाती है वो जो फिल्ट्रेट आता है, फिल्ट्रेट। उसने पूछा है कि इस फिल्ट्रेट के अंदर कौन सी चीज नहीं होती। तो मतलब ये है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन का जिक्र हो रहा है। इस कंपोजिशन में अगर आप देखें तो अमीनो एसिड्स भी होंगे, ग्लूकोज भी होगा, यूरिया भी होगा, बस एक चीज नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स। और 36 क्वेश्चन का सही आंसर डेल्टा ही है, एरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है और जो फिल्टर लगा हुआ है यानी कि जो पोर साइज उसके अंदर दिया गया है या अल्लाह पाक ने रखा है ग्लोमेरुलस के अंदर, वहां से बड़े मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 37 है, डायग्राम दी गई है नेफ्रॉन की, अगर आपको नजर आ रही हो तो गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन विदाउट वेस्कुलर सप्लाई, यानी इसके ऊपर खून की कोई सप्लाई नहीं दी गई। तो आप इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम बताएं, ए बी सी डी। तो क्या हिस्सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट सी? सी का क्या नाम है? अगर आप देखें तो चारों हिस्सों को मैंने जो स्लाइड 2 है इस डायग्राम में इसको मेंशन किया हुआ है, बताया हुआ है। एक दफा फिर इस डायग्राम की तरफ तवज्जो करते हैं और इसकी जो लेबलिंग उसने पूछी है एग्जामिनर ने, उसकी तरफ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए जो पूछी है वो है बोमन्स कैप्सूल। अगर आप देखें तो आपके सवाल के मुताबिक जो ए है वो बोमन्स कैप्सूल है, जो बी है वो ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ एल्ले, ये इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ एल्ले, डिसेंडिंग लूप या लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और इसी तरीके से जो सी पूछी गई है उसने सी ये पूछा है, दैट इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो डी पूछा है डी, वो डी उसने ये पूछा, एग्जामिनर ने ये पूछा है। तो डी क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो अब उसने पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट सी, कि सी का जो हिस्सा है उसके बारे में आप बताएं कि ये कौन सा हिस्सा है। तो दैट इज डिस्टल ट्यूब्यूल और हमारा जो ऑप्शन है वो चार्ली इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, ब्लड इज सप्लाइड टू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज फ्रॉम, यानी किस से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को जो है ब्लड सप्लाई किया जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको जरा एक नजर हम देख लेते हैं दोबारा इसी स्लाइड पर, इसी नेफ्रॉन के ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है उसके ऊपर ब्लड सप्लाई को जरा हम एक दफा देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं कि ब्लड इज सप्लाइड टू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज फ्रॉम, ऑप्शन अल्फा एफरेंट आर्टरियोल्स, नहीं, बीटा इफरेंट आर्टरियोल्स, ये जवाब ठीक है, बीटा ठीक है। चार्ली वेजा रेक्टा, ये ठीक नहीं है। और डेल्टा है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी भी जवाब इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब नहीं है। अब जरा देखते हैं कि पेरीट्यूबुलर जो है उसको हम किस तरीके से, कौन सी चीज, कहां से ब्लड सप्लाई होता है। तो इस डायग्राम को देखने के लिए दोबारा हम इस स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, डायग्राम की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स है इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल मजीद जाकर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाएगी जो तकरीबन इस तमाम नेफ्रॉन के इर्द गिर्द मौजूद होती। और ये जो तमाम नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जो इसकी नेफ्रॉन के इर्द गिर्द है, दिस इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ट्यूब के साथ साथ पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और फिल्टर्ड हुआ हुआ ब्लड ही है। वो आता कहां से है पेरीट्यूबुलर में? फ्रॉम इफ, ई वाला जो है इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड इनको सप्लाई होता है। यहां से अगर आप देखें तो एक एडिशनल भी नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज था, वो था
जुस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर, जिसको हमने नाम दिया था वेजा रेक्टा का, कि जो वेजा रेक्टा है ये एक एडिशनल नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जो एक्सटेंड होता है पेरिट्यूबुलर से ही, लेकिन जो जुस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसके लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द होता है, ताकि यूरिन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए और काउंटर करंट मैकेनिज्म को बढ़ाया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है हमारे पास कि ब्लड इज सप्लाइड टू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फ्रॉम बीटा इफरेंट आर्टरियोल्स, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वेजा रेक्टा आर ड्रेन्ड बाय, अगेन इंपॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई, इसको समझना एक दफा तसल्ली से समझ लें कि आर्टरी की सबसे छोटी नाली होती है कैपिलरी, और कैपिलरी तक ऑक्सीजन उसके अंदर ज्यादा होती है और CO2 कम होती है। जब भी किसी टिश्यू या सेल को ब्लड सप्लाई किया जाता है उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाते हैं, तो जो सेल या टिश्यू से ब्लड वापस आ रहा होता है, जो सबसे छोटी नाली ला रही होती है, उसे हम कहते हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के बाद होती है वेन, और इसी तरीके से बड़ी वेन, और फिर वेना केवा, और फिर इसी तरीके से जो ब्लड जो है रिटर्न हो जाता है। तो अगर हम देखें इस डायग्राम को एक दफा फिर देखें, जरा गौर करें, तो ये जो वेजा रेक्टा है इसकी जो खून यहां से नालियां ले जाने वाली, और ये जो पेरिट्यूबुलर है यहां से जो नालियां आती हैं, ये सारी की सारी कहलाती हैं कैपिलरी। ये सारी फिर इकट्ठी होंगी, इकट्ठी होके एक फिर वेन बन जाएगी, उस वेन को फिर हम कह देंगे कि दिस इज कॉल्ड रीनल वेन। ये समझ लें ये सारी जो है ये वेन्यूल्स हैं, और इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और ये वेन्यूल्स इकट्ठी होकर किडनी के अंदर बना देंगी वेन, और ये वेन जब किडनी से बाहर निकलेगी तो ये कहलाएगी रीनल वेन, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड तमाम खून की नालियों से वेन के जरिए वापस चला जाएगा, उसको कहते हैं रीनल वेन। तो 39 का सही ऑप्शन है चार्ली, रीनल वेन। क्वेश्चन नंबर 40, किडनीज गेट ऑलमोस्ट blank percentage more blood than their due share on the basis of their percentage weight। अब उनका किडनी का टोटल जो वेट है वो लेस देन 1% है बॉडी वेट की, लेकिन किडनी खून कितना लेते हैं 20% पर कार्डियक बीट, तो 20 में से एक निकाल दें तो बाकी ऑप्शन कितना बच गया 19, तो फिर हमारा सही जवाब क्या हो गया चार्ली के 19। क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन जो है वो 19 है, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 41, किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्टली बच्चे इसको गलत करते हैं। आप समझने की कोशिश करें कि जो हैं कि स्टोन बनते ही किडनी के अंदर हैं, तो कहां बनने चाहिए किडनी स्टोन, किडनी के अंदर ही। तो इसका सही ऑप्शन है वो अल्फा है कि किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन किडनीज। तो यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर एंड किडनीज, इनके ब्लैडर जब अलग हों तो इनको अलग नाम दिया जाता है, उस वक्त फिर ये किडनी स्टोन नहीं कहलाते, किडनी स्टोन हमेशा किडनी के अंदर ही बनते हैं। तो 41 का सही ऑप्शन हमारे पास है अल्फा किडनीज। क्वेश्चन नंबर 42, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ वाटर एज, अब ये भी इनडायरेक्ट उसका पूछा गया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, क्योंकि वहां से एक हार्मोन आता है दैट इज कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर आकर एक्ट करता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा देता है, यानी पानी की जज्ब ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो डेल्टा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है दैट रिलीजेस ईडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से वाटर कंजर्वेशन ज्यादा हो जाती है, यानी कि मोर एडीएच, मोर कंसंट्रेटेड यूरिन। तो बाकी तीन ऑप्शन जो है वो हमारे इससे ताल्लुक नहीं रखती, वो रॉन्ग ऑप्शंस हैं। तो सही ऑप्शन है हमारे 42 की डेल्टा, इट रिलीजेस एडीएच। क्वेश्चन नंबर 43, किडनी ट्रांसप्लांट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर, यानी किस सूरत में है
तो हमने पढ़ा था किडनी प्रॉब्लम्स में कि किडनी फेलियर जो है वो क्रॉनिक और एक्यूट भी होते हैं, और फेलियर आपको बताया था कि जब तक नेफ्रॉन्स उसके अंदर जिंदा है और काम कर रही हैं तो किडनी नॉर्मल है। जो जो नेफ्रॉन्स की तादाद कम होती जाएगी, किडनी की फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी। जब उसकी फंक्शनैलिटी कम होगी तो हम उसको फेलियर की तरफ ले जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है डियर स्टूडेंट्स, ये जिस दिन किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, 100% फेल हो जाता है, तो उस एंड स्टेज डिजीज को कहते हैं यूरीमिया। फिर डॉक्टर के पास क्या ऑप्शन होती है? ना तो डायलिसिस ऑप्शन रह जाती है और सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो एक ऑप्शन उसके पास रह जाती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट इज ओनली द सोल्यूशन फॉर यूरीमिया, यानी एंड स्टेज किडनी फेलियर। किडनी स्टोन्स में अगर आप देखें तो हम डायलिसिस उसको लिथोट्रिप्सी करा लेते हैं, और हाइपरऑक्सिलूरिया और हाइपरकैल्सीमिया की शक्ल में जो किडनी स्टोन्स बनते हैं उनका इलाज हो सकता है, लेकिन एंड स्टेज डिजीज का इलाज नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट डायलिसिस, यानी डायलिसिस के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? बाकी 3-4 ऑप्शन में से बाकी 3 वो हैं वो ठीक होंगी। तो पहले हम देख लेते हैं, कैरिड आउट अगेन एंड अगेन, बार बार होना, ये जो है वो करेक्ट है डायलिसिस के बारे में। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये भी ठीक है। चार्ली, इट इज यूज्ड एज टेम्पोरेरी मेजर्स, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन डेल्टा जो है, इट रिक्वायर्स मैचिंग डोनर, मैचिंग डोनर का जो ताल्लुक है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन से। तो 44 का जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है डेल्टा, इट रिक्वायर्स मैचिंग डोनर। क्वेश्चन नंबर 45, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिव अपटेक ऑफ सब्सटेंसेस, या सब्सटेंस या सब्सटेंसेस। तो 4 जवाब है। पहला है एडीएच, तो एडीएच का ताल्लुक तो है, यहां जो स्टेटमेंट में कीवर्ड है जो आपको सही जवाब की तरफ ले जाएगा उसको बेटा गौर करें कि इट इज नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड, उसको अंडरलाइन कर ले नॉट को, तो फिर आप जवाब ढूंढने में आपको आसानी पैदा होगी। पहला क्या है? एडीएच, एडीएच एक्टिव अपटेक ऑफ वाटर कराता है फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, लिहाजा ये बात जो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है उसके मुताबिक जो है वो ठीक है। जवाब नहीं है। एल्डोस्टेरॉन, that is also involved in active uptake of sodium ions in ascending loop of Henle, लिहाजा ये बात पूछे गए जवाब के मुताबिक ठीक नहीं है। चार्ली, ascending limb of loop of Henle, यानी ऊपर वाला जिसके ऊपर एल्डोस्टेरॉन ने काम करना है, ये भी। डेल्टा एक ऐसी ऑप्शन है कि जो इस स्टेटमेंट पर फिट बैठती है कि इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिव अपटेक ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज डेल्टा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि वहां से पैसिवली पानी जो है वो बाहर निकलता रहता है, एक्टिवली वहां से पानी नहीं बाहर निकलता। जो सही ऑप्शन है स्टेटमेंट के मुताबिक वो डेल्टा है, डी। तो क्वेश्चन नंबर 46, सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको जहन में रखिए। मैं सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन बोलता हूं अल्फा, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी अब दोबारा मैं स्टेटमेंट पढ़ूं कि सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ यूरिन। तो इसका मतलब क्या है कि एडीएच जो है जब सिक्रीट होता है तो इट गेट मोर एंड मोर वाटर एब्सॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट acting upon the urine collecting tubule, and the volume of urine is decreased as a result. Contrary to volume of urine increase when ADH secretion decreases or stops. By more ADH secretion, urine will become more concentrated, and by low ADH secretion, urine will be produced less concentrated. तो 46 का जो सही जवाब है हमारे पास एमसीक्यू का वो अल्फा है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन। क्वेश्चन नंबर 47, द आउटर लेयर ऑफ किडनी वेयर नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर आप देखें तो हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है किडनी की, मैं उसको कंसीडर करता हूं कि ये जो किडनी है
अगर आप देखें तो इसका वो बाहर वाला हिस्सा उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जहां पर रीनल मेडुला यानी रीनल पैरामिड्स मौजूद हैं उसको कहते हैं रीनल मेडुला। यानी किडनी के दो पोर्शन है, एक ऊपर वाला पोर्शन और उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और एक नीचे वाला जहां रीनल पैरामिड्स मौजूद हैं उसको हम कहते हैं रीनल मेडुला यानी मेडुलरी रीजन। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका जो सही जवाब है 47 क्वेश्चन का वो है चार्ली रीनल कॉर्टेक्स। रीनल हाइलेस फिर हस्बे मामूल वो है एग्जिट ऑफ एंट्री गेट ऑफ किडनी, और रीनल पेल्विस इन्फ्लेम्ड यानी कि फनल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर इन किडनीज, और रीनल मेडुला आप देख चुके हैं कि रीनल मेडुला जहां रीनल पैरामिड्स मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में देखें तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स और यूज्ड इन, यानी कि जिस्म से पेशेंट के जिस्म के बाहर से उसको शुआएं लगानी है, जो शुआएं लगानी है वो आपके हिसाब से किस टेक्निक्स में लगाई जाती हैं जिस्म से बाहर। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल होता है आउटसाइड द बॉडी, शॉक वेव्स, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है बीटा लिथोट्रिप्सी, यानी कि जो किडनी स्टोन्स है उनको क्रश करने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि शॉक वेव एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो सही जवाब 48 का है बीटा लिथोट्रिप्सी। हेमोडायलिसिस दैट इज द सोल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर, और इसी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द सोल्यूशन फॉर द यूरेमिया, और पेरिटोनियल डायलिसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ डायलिसिस दैट इज द सोल्यूशन फॉर अ किडनी फेलियर। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 49, सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू द मशीन टू गेट रिड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड, मशीन के जरिए आर्जी तौर पर जो ब्लड की सफाई हो रही है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जैसा कि नाम से जा रहा है क्लियरिंग ऑफ ब्लड, मशीन के जरिए भी है, तो ब्लड थ्रू अ मशीन टू गेट रिड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड हेमोडायलिसिस। तो इसका सही जवाब है 49 का बीटा। जो अल्फा है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस, उसमें अगर आप देखें तो पेरिटोनियम के अंदर जो कैथेटर पास करके डायलिसिस फ्लूइड उसके अंदर डाला जाता है वो अलग टेक्निक है और उसमें कोई मशीन नहीं होती। तो लिथोट्रिप्सी जो है वो टेक्निक है जिसमें जो किडनी स्टोन्स हैं उनको क्रश करके यूरिन से के जरिए बाहर निकाला जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन भी आप जानते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर किसी लिक्विड के अंदर कुछ चीज हो तो उसको जिस तरह मिल्क शेकर नहीं होता तो उस तरह घुमाया जाए, स्पिन किया जाए, तो चीजें अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से अलग-अलग उसके ऊपर तैरने लग जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 49 का सही आंसर है बीटा हीमोडायलिसिस। और लास्ट एमसीक्यू है इस टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 50। यूरेमिया मे रिजल्ट इन फॉलोइंग सिम्टम्स एक्सेप्ट, कि जो यूरेमिया क्या कहते हैं, एंड स्टेज डिजीज, यानी किडनी बिल्कुल खत्म हो जाए, उसके अंदर कोई नेफ्रॉन्स काम ना करें, अल्लाह माफ करे, और फिर उसका निकलवाना ही एक हल रह जाए। यूरेमिया मे रिजल्ट इन फॉलोइंग सिम्टम्स, तो उसकी ये अलामत हो सकती है सिवाय नंबर 1 क्या, अनीमिया हो सकता है, यस। हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड हो सकता है, यस, ये उसकी साइन एंड सिम्टम है। चार्ली, लो लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किडनी फेल है तो यूरिया निकाला ही नहीं जा रहा, तो ब्लड के अंदर यूरिया का तो वॉल्यूम बहुत हाई है, लो तो हो ही नहीं सकता, ये बात ही गलत है। तो 50 का सही आंसर जो है, यानी जो स्टेटमेंट के मुताबिक सही आंसर है वो है चार्ली, लो लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड। और डेल्टा की तरफ देखें तो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, तो ये रीजन भी है किडनी फेलियर होने की, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है। तो 50 क्वेश्चन की जो एक्सेप्शन है वो है चार्ली, लो लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। आज के टेस्ट के 50 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। लेक्चर नंबर 1 था होम्योस्टेसिस, उसके 4 जो यूएचएस के कंटेंट थे वो थे।
इन 50 एमसीक्यूज में कहीं कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसके लिए माजरत। वैसे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।